कर रहा था और हमारे मित्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला के मंत्री हैं, ये लगातार इस बात पर ये कर रहे थे तो यहाँ भी आपका संगठन होना चाहिए और हम पर दबाव बना रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ कुछ बहुत खास समझ में बात नहीं आ रही थी, लेकिन जब पहली बार मैं यहाँ हुसैनाबाद आया तो मुझको समझ में आया तो नहीं, और मैं घूमने लगा। फिर तो मैं दो इशू पर मूल तौर से काम करता हूँ। शहर के अंदर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और देश के अंदर में जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक के मतलब मुसलमान नहीं होता है, सिर्फ ये जहन में आमतौर से लोग रखे हुए हैं, मुसलमान नहीं होता है। अल्पसंख्यक संवैधानिक भाषा है। हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से पहले यहाँ मुगल लोग थे, और मुगल लोगों से अंग्रेज ने छीना, हम लोग गुलाम हुए। मुगल वाले काल को हम लोग गुलामी का काल नहीं कहते हैं, हुकूमत का काल कहते हैं, यानी कि बादशाहियत कहते हैं। जिसे अरब में नहीं है बादशाहियत, उसी तरह से। लेकिन जो अंग्रेजों ने जिस तरह से छीना, अब हम लोगों को बेपनाह किया, तो हम लोग उसको गुलामी का दौर कहते हैं। ब्रिटिश से गुलाम हम लोग हो गए, और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई चली, तो उसमें हम लोगों ने अपनी भूमिका अदा किया, तमाम लोग, तमाम धर्म के। और यहाँ तो बैनर किसी कारण से नहीं बन सका, मैंने जो भेजा था आपको, मैं थोड़ा सा दिखलाना जरूर इसलिए चाहूँगा। तो इसको देखना जरूरी है। आप सुने होंगे नाम आफाकुल्लाह खां का, मौलाना हसरत मोहानी का, भगत सिंह का, और सर सैयद अहमद खान का। तो ये चार नाम हमारे साथ, इंसाफ के साथ, हम इसको बहुत अहमियत के साथ जोड़ते हैं। तो उसके पीछे का कुछ कारण है। तो ये चार नाम क्यों हम जोड़ते हैं, ये देखिए, नजर आ रहे हैं? ये बैनर हमारा है, ये चार नाम हम लोग जोड़ते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान सबसे पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और संपूर्ण आज़ादी का उन्होंने घोषणा किया। निश्चित तौर से पूरे देश का लोग उस नारा को लेकर आज़ाद हुए। तो ये अल्पसंख्यक ग्रोह जो है भारत में, उसके एक सदस्य के रूप में वो भी थे। जैसे यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, तो एक मुसलमान भी हैं, दूसरा सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये सब धर्म वाले हैं। अब ये सब को अल्पसंख्यक कहा जाता है। छोटा समूह, बड़े समूह के बाद छोटा समूह, ये लोग हैं। तो उस समूह में से एक समूह के नेता के रूप में हसरत मोहानी ने अपनी भूमिका जो अदा किया राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको हम लोग याद करते हैं। याद इसलिए करते हैं कि हम वतन परस्त लोग हैं। मातृभूमि को, जो ये धरती है जो हमारे हिस्से में आई, इसको हम अपना वतन मानते हैं, और इसको
अपना वतन इसलिए मानते हैं तो हम यहाँ के हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का हवा पानी में रहते हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत हमारा है ना। जैसे कि कोई आदमी ये कह देता है तो आप लोग यहाँ के नहीं हैं, तो धार्मिक कल्चर में भी आप देखेंगे, शादी ब्याह आप देखेंगे तो पूरे पश्चिम एशिया में गीत गाया जाता है। हम लोग यहाँ गीत गाया जाता है नहीं, गाते हैं ना, हल्दी लगाते हैं कि नहीं, लड़कों को हल्दी लगाते हैं, मड़वा टांगते हैं। यानी कि जो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक है वो उसके साथ हम इस मुल्क के अंदर में अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारा धार्मिक सोच और समझदारी एक अलग है, उसके तहत अपनी जिंदगी को हम जीते हैं यहाँ। ये एक मामला है जो ऐतिहासिक मामला है, और इसी मामले को कुछ लोग आज के दौर में हमसे सवाल करते हैं, और उस सवाल के जरिए हमसे दर सवाल करके हमारे ऊपर उंगली दिखलाते हैं। तो ये नहायत राजनीतिक मामला है। जब कोई ऐसा सवाल करे तो वो राजनीतिक से प्रेरित होकर कर रहा है। भारत की आजादी के बाद 70 साल गुजर गया, पूरी आबादी जो अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा समूह मुसलमानों का है, वो आबादी दलित से बदतर हो गई। तो कोई भाई कहेंगे तो ए इरफान साहब आप ऐसा काहे कहते हैं, हम लोग तो यहाँ नवाब थे, राजा थे, रजवाड़ा थे, नहीं दलित कैसे हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी, ये सच्चर कमेटी ने कहा, और उसमें एक बड़ा एनालिसिस किया 10 साल तक, एक एक चीजों को देखा, तो उसमें ये पता चला तो ये समाज जो है वो दलितों से भी बदतर हो गया है। यानी कि ये नेताजी हैं, इनसे भी बदतर हो गए हैं। ओ सॉरी, दलित में आप तो आते नहीं है, अच्छा जो भी हो, हम लोग दलित के श्रेणी वाले लोग हैं, इनसे भी बदतर हो गए हैं। तो बदतर होने का जो देखेंगे तो इंसान जब कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर हो जाए, कमजोर होना ठीक है, कमजोर हम ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर लाचार हो जाए तो वो क्रिएटिव काम नहीं कर पाता है, क्रिएशन नहीं करता है, न समझे, खटिया पर पड़ जाएगा। बोलने की क्षमता होती है, बड़ी बड़ी बात बोलेगा और बमक भी जाएगा, और ना है तो अगल बगल कोई बैठा है तो दांत भी काट लेगा, गुस्सा में आके अपने माथा को भी पीटने लगेगा। ये कमजोरी का लक्षण है। तो सच्चा रिपोर्ट के मुताबिक ये कमजोरी हम लोग अब देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं। हम कमजोर हो गए, हम डेमोक्रेटिक रास्ता समझ में मेरे नहीं आ रहा है, तो अब लगता है तो ये आजादी जो है ये झूठी है, हमारे लिए झूठी आजादी है। ये कमजोरी का अलामत है। तो हम राजनीतिक प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं। तो आप देखेंगे, और मैं यहाँ पास भी पूछे दे रहा हूँ, कोई बुरा मत मानिए, कितने लोग हैं जरा सा हाथ उठाइए तो राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं, एक एक हाथ उठा लीजिए। जो देते हैं वो 1 2
3, 4, 5, 6 आप देते हैं चंदा? हम तो मेंबर है सर। हाँ वो मेंबर है। चलिए, और ना देने वाले जो अभी तक किसी पार्टी को चंदा ना दिया है, हाथ उठा लीजिए, कोई दिक्कत। शर्माइए मत, ना तो निदान नहीं निकलेगा। क्या है, हम लोग थोड़ी कोई तो ये ज्यादा है। ना देने वाले चंदा जो ना दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को सर 30 साल गलत चंदा वो हो गया। मैं बात के लिए सिर्फ बात कर रहा हूं। तो ना देने वाले की तादाद ज्यादा यहाँ पास है। ये बहुत खुशनसीबी आप में है। या वो कह रहे हैं भाई साहब तो हम कम्युनिस्ट पार्टी इस क्षेत्र में होगी मजबूत, या है ये केदार बाबू हैं तो चंदा चुटकी वसूलते हैं। ये प्रैक्टिस करवा रहे थे, इनके लिए धन्यवाद। मैं पूर्णिया में गया, अररिया, भागलपुर में मैं पूछा मुसलमानों के समूह से, सीधा सीधी कोई हाथ नहीं, 200 लोग के बीच में इसी तरह से मीटिंग करता हूं। नहीं देते हैं। क्यों देते हैं? चंदा कहाँ देते हैं? जन्नत के लिए, है ना? जन्नत के लिए। जन्नत में जाएंगे, अंगूर मिलेगा, सेब मिलेगा, शराब का नहर बहेगा, वहां पिएंगे, हूर और गुलमा के अगल बगल रहेंगे, ऐश मौज करेंगे। इसके लिए वो देते हैं। लेकिन जिस दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, खूबसूरत उस दुनिया को बनाने के लिए, उस दुनिया में पैखाना पेशाब कर उड़ के मर जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए अल्लाह ने ही अपने महबूब को, जिसने पूरी कायनात को, जन्नत भी बनाया, दोजख भी बनाया और दुनिया भी बनाया, और अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, तो जन्नत में भेज देता है? तो नहीं भेजा। कहा तो नहीं उस दुनिया के अंदर में जाओ। किस लिए? तो ये जो अवामुन्नास हैं जिनसे मैंने अहद लिया हूं, इंसानियत अपने अंदर में वो इंसानियत को भूल चुके हैं। जाओ उनको इंसानियत का रास्ता बताओ। उस रास्ता बताने में क्या क्या न सितम मैंने सहा आपके खातिर, अब जान भी जाएगा सनम आपके खातिर। नहीं, यही न है। मोटे अंदाज में कहा जाए तो वो रसूल जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा, तो उसको ये कहा जाए आज के दौर में, क्या क्या न सितम मैंने सहा आपके खातिर, अब जान भी जाएगा सनम आपके खातिर। ऐ दुनिया वाले, मुझको अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा, और तुम्हें सिखलाने में हमको खंदक, बदर, ना जाने कौन कौन सा युद्ध करना पड़ा। फिर भी तुम ऐसे इंसान के दुश्मन निकले तो मेरे ही अहले बैत को खत्म कर दिए। ये सवाल है। और यहीं से डेमोक्रेसी का आगाज होता है, यहीं से जमहूरियत का आगाज होता है, और यहीं से इंसानियत का आगाज होता है। जब एनआरसी की लड़ाई चल रही थी, एनआरसी की लड़ाई चल रही थी, तो बहुत सारे लोग सवाल दर सवाल कर रहे थे। मैं बेगूसराय में था, और वो मैं कह दूं तो वो कन्हैया के चुनाव के लिए मैं कुछ वोट मांग रहा था। तो मैंने उस दौर में, उस समय में एक पत्रकार को मैंने इस बात को कहा। उन्होंने पूछा तो क्या कारण है? तो ऑल इंडिया तंजीम-ए-इंसाफ जो किसी पार्टी की वकालत नहीं करती है, आप यहाँ हैं। तो मैंने कहा तो मैं तो उस हक्कानियत के लिए यहाँ पास हूँ। तो जब जब इंसान को अधिकारों से वंचित किया गया, सवालों से दूर किया गया, उस वक्त हम सच्चाई के लिए, हक्कानियत के लिए अपनी बातों को आवाम के बीच में जाकर कहता हूँ।
हमें ये मालूम है, तो जब करबला के मैदान में आंचल को छीना गया था, आज हजारों बहनों के आंचल को छीना जा रहा है। और इसलिए इस आंचल को बचाने के लिए हमें मैदान में उतरना होगा, इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ना होगा। ये सीधा फंदा है और यही राजनीति है। राजनीति कोई ऊपर की चीज नहीं है जो विधायक जी आ गए, कुर्ता पैजामा पहन दिया, माला पहना दिया और एकदम जिंदाबाद, जैसे केदार बाबू अभी मेरा नारा लगा दी, नहीं लगाई, इरफान अहमद जिंदाबाद। जिंदाबाद और मुर्दाबाद कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं दुनिया में है। जिस कौम के अंदर में सोच नहीं है, जिस कौम के अंदर में सच्चाई के लड़ने का ताकत नहीं है, वो कौम दुनिया में तखड़ो तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। लड़ने का मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि रात में नक्सलाइट लोग लाल झंडा लेके चलते हैं ना और कहते हैं कॉमरेड अबरी पूरा गांव को साफ कर देंगे। ये नहीं है, ये नहीं है। लड़ाई का मतलब ये भी नहीं है कि अल्लाह के राह पर बंदूक लेके दुनिया के इंसाने को ढाई 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 कर दे, ये भी राह नहीं है। ऐसा होता तो इतिहास मिलता, लेकिन एक इंसान को खुशी देने का राह, सच पूछिए, बेहतर जिंदगी जीने की राह हमवार करता है, तो यही सबसे बड़ा जंग है और यही सच्चाई का जंग है। और उसी जंग के लिए हम आज दावत देंगे। हम भारत के अंदर में जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ही से समाधान ढूंढने वाले हैं। समझ रहे हैं? भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसी संविधान को मानने वाले हैं और उसी संविधान से समाधान ढूंढने वाले हैं। और इसीलिए हमें गांधी पसंद है, इसीलिए मौलाना आजाद पसंद है, इसीलिए हमें हसरत मोहानी पसंद है, इसीलिए हमको आफाकुल्लाह पसंद है, इसीलिए भगत सिंह पसंद है और इसीलिए नेहरू भी पसंद है और इसीलिए केदार बाबू भी पसंद है। केदार बाबू भी किस लिए पसंद है? जो मेरी हक्कानियत की बात करते हैं, मेरे विकास की बात करते हैं। पांडे जी हमको खिला पिलाकर कहते हैं तो अपनी लड़ाई को लड़िए, ये भी पसंद है, और क्यों करना पसंद हो भाई? हम लोग इनके हाथ में लाल झंडा देखते हैं तो लाल झंडा देखकर तो दिल मचलता है। हमें सारी में बताते हुए चले जा रहे हैं, लाल से उनसियत है, मोहब्बत है, इसलिए हम आकाश में सुर्ख झंडा को फहराते देखना चाहते हैं, इसलिए वो सुर्ख झंडा को फहराते हैं। तो सच्चाई और ईमानदारी के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए कभी किसी ने लाल झंडा उठाकर अपनी शहादत दिया था, शहादत दिया था, इसलिए मैं उस लाल झंडा को पसंद करते हैं। और वो लाल झंडा पांडे जी के हाथ में जब हम देखते हैं हमको गर्व होता है। तो कम से कम इस जदीद दुनिया में कोई मेहनत करने वाला, कोई आम इंसान के लिए आवाज उठाने वाला कम से कम सुर्ख झंडा लेकर तो चल रहा है। तो इनसे मोहब्बत हमको है और इसी मोहब्बत के बुनियाद पर इनका पानी पीते हैं, इनका खाना खाते हैं, इनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इल्जाम लगाते हैं,
तो इल्जाम से हम डरते नहीं हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस संविधान ने हमको रास्ता दिया वो संविधान कौन सा है? वो संविधान भारत का संविधान है। और वो संविधान में हमारे, आपके, इनके, उनके तमाम लोगों के हुकूक हैं, तमाम लोगों के। और उसी रास्ता को लेकर हम यहाँ पास और आप यहाँ पास बैठे हैं और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये संविधान नहीं होता तो हम यहाँ पास बैठकर बात नहीं करते। ये संविधान ही है तो हम यहाँ पास बात अपनी उठा रहे हैं और कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। और इसी संविधान के ऊपर आज खतरा भी है। तो जो चीज, जो किताब हमें आजादी देती है, जो लोग हमें खिलाते हैं, तो उनके लिए जब हम मोहब्बत कर सकते हैं, तो जो किताब हमें आजादी दिया है उस किताब के लिए मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? क्यों नहीं लड़ूंगा? और इस लड़ाई में हम अब अलग भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, और इस लड़ाई को हमें लड़ना ही होगा। और इस किताब को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको लड़ाई लड़ना होगा। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस देश के अंदर में अपनी राजनीति को करती है। ऐसे मुसलमानों की बहुत सारी तहरीक और सोसाइटी और सारी चीजें हैं। पटना के अंदर में आमतौर से तमाम लोगों का बीच बीच में होता रहता है मीटिंग उटिंग, तो हम लोग जाते हैं। तो आप जानते हैं, कुछ दिन पहले का मैं जिक्र करूं तो दिन बचाओ ईमान बचाने के नाम पर हम लोग पूरे लोग टोपी, सुरमा, कुर्ता पजामा लगाकर पहुंचे। क्या हुआ वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उस पर चर्चा नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, कुछ मदरसा मस्जिद के लिए काम करते हैं, पुस्तकालय के लिए काम करते हैं, कुछ धार्मिक काम करते हैं। लेकिन टोटलिटी में हम लोग जब देखा तो कोई ऐसा संगठन इस देश में नहीं था जो यहां के अल्पसंख्यकों के लिए प्रेशर ग्रुप तैयार करे, राजनीतिक चेतना विकसित करे। मैं कल जहानाबाद में था, हम कहा तो अच्छा ये बताइए कितने कौन कौन पार्टी में है। अच्छा एक बात और सवाल का जवाब हो जाएगा, कौन कौन पार्टी में है बताइए तो आप लोग। आरजेडी में कितना लोग हैं? आरजेडी में कौन कौन सदस्य हैं बोलिए? हैं? हाथ उठा दीजिए प्लीज, थोड़ा सा कोई शर्माने की बात नहीं है, बोलिए। नहीं। सीपीआई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक। कांग्रेस में नहीं, और दूसरे पार्टी में कोई में नहीं। अब देखिए मैं यही बात कह रहा हूं, केदार भाई को बड़ा सलामी है, भाई तो दर्जन लोग हैं आपके यहाँ। हम ये कहना चाहते हैं, तो भारत के अंदर विभिन्न पार्टियां हैं, वो किसके लिए काम करता है? यहाँ के बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सबके लिए, भारत के नागरिक के लिए काम करता है। और नागरिक में एक बड़ा तबका, खास करके मुसलमानों का, इस राजनीति से अलग थलग रहे। संभव है? न्याय मिलना संभव है? अरे छोड़ दिए होते ना, छोटी सी बात मैं बता रहा हूं। हम लोग इस तरफ मंच पर हैं,
हम लोगों को एक आदमी पीटने के लिए आ जाए, नेतागिरी करता है, रे तुमको मार के बुखार छोड़ा देंगे। अब आप लोग सब गूंगा बहरा अंधा होकर बैठ जाइए, कौन पिटाएगा? हम लोग पिटाने जाएंगे? यही मामला है। तो भारत के अंदर में विभिन्न पार्टियों के अंदर में आप वोट करते हो, आप उसके लिए लड़ते हो, और हमें यकीन है, तो अभी आरजेडी यहाँ विधायक हुआ है ना, यहाँ आरजेडी का विधायक हुआ, आप सब वोट किए होंगे आरजेडी को, लेकिन आरजेडी के खाता पलट में आप लोग सब गोल हो। किसके खाता में हो? तो जरा सा केदार बाबू के पोछी है, और न तो सब वो भी केदार बाबू को ना जाने कितना बार आप लोग काका कहते होंगे, ए नेताजी तो पटिया खत्म हो गया, कुछ ना हुआ, ये ना हुआ, वो हुआ, खाली चंदा मांगे आए हा। तो ये मामला को विकसित करना चाहिए, और इंसाफ इस मामले को कहता है। तो कोई भी पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो रातों भोर में चलने वाले के खिलाफ जो दिन में आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनके सदस्य बड़े पैमाने पर आप लोग बनिए। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, आप बनिए उनके साथ जुटिए। आप जब तक उन पार्टियों के साथ नहीं जुटिएगा, आपका तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेगी। आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं पैदा होगा, आपके अंदर देश और राज्य के अंदर में जो नीतियां बन रही हैं, उसको अपने जीवन में आप नहीं उतार सकते हैं। अब अपने कौम मिल्लत के लिए, अपने लोगों के अंदर में राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए आप इंसाफ के अंदर में आप रहिए, पॉलिटिकल चेतना बढ़ाना। आज हम लोग बढ़ाना होके खड़े हैं, लोग देख कर शर्माते हैं। बढ़ाना है इस मुल्क में, जिसको लंगा कहते हैं। हमारे ऊपर कोई लिबास नहीं चढ़ रहा है। कल एक आदमी बहुत पढ़े लिखे का, हम लोग को क्या है, हम लोग एक जान है, अल्लाह ले ले या मोहल्ला ले ले। अरे तोरा जान ना अल्लाह लेगा ना मोहल्ला लेगा, तोरा जान अल्लाह ले ले तो तू तो शहीद हो जाएगा, और मोहल्ला ले लेगा तो तू गाजी हो जाएगा। कौम के लिए, खिदमत के लिए लड़ झगड़ के तू जिंदा रहेगा तो गाजी होगा ना जी, है? तो ना अल्लाह तोरा जान लेगा ना मोहल्ला लेगा, तोरा जान आज भी शैतान ले रहा है, कल भी शैतान लेगा। तुमको अपाहिज करके लोग बैठाल दिया है, बड़े पैमाने पर ताश खेलता है, बड़े पैमाने पर चेस खेलता है, बड़े पैमाने पर लूडो खेलता है, आऊं बाऊं चाय के दुकान पर दिन रात बैठ के गप करता है, यही याद करता है तो एकदम फिलिस्तीन से लेके सीरिया तक, अफगानिस्तान से लेके अरब तक सबको हम दुरुस्त कर देंगे। लेकिन उसको ये एहसास नहीं होता है